अब आप खुद ही समझें कि जब बात आती है उन कानूनों की जिन कानूनों से डायरेक्टली जम्मू कश्मीर का यूथ इम्पैक्ट होता है, जिन कानूनों से जम्मू कश्मीर का आम नागरिक इम्पैक्ट होता है, तो बात की जाती है कि जो कानून देश भर में है वही कानून जम्मू कश्मीर में भी होना चाहिए। लेकिन जब बात आती है पुलिस रिफॉर्म्स की, तो जम्मू कश्मीर की सरकार ये कहती है भाई हमें आप एग्जेम्प्ट कर दें, हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी सिनेरियो बिल्कुल पेक्यूलियर है। पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर ना ही केंद्र सरकार और ना ही अलग अलग राज्यों की सरकारें सीरियस हैं। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सरीन और आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन न्यूज़। बात करेंगे कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव की इस रिपोर्ट की, जिस रिपोर्ट में ये जांचने की कोशिश की गई, ये पता लगाने की कोशिश की गई कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्टिव्स दिए थे प्रकाश सिंह एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2006 केस में, वो डायरेक्टिव्स थे पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर कि किस तरीके से इंश्योर किया जाए कि पुलिस अपना काम बिना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के ठीक तरीके से कर सके। उन सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स की कहाँ तक पालना जो है वो अलग अलग राज्य सरकारों ने और यूनियन टेरिटरीज की सरकारों ने की है। ये देखने को मिला कि सुप्रीम कोर्ट ने तो डायरेक्टिव्स बता दिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कह दिया कि क्या क्या रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, लेकिन इस रिपोर्ट में कहा गया है कि किसी भी यूनियन टेरिटरी ने इन डायरेक्टिव्स का पालन नहीं किया। पहले आपको ये बताएं कि ये डायरेक्टिव्स आखिर थे कौन से। डायरेक्टिव 1, स्टेट सिक्योरिटी कमीशन एक बनाना था, जो स्टेट सिक्योरिटी कमीशन ये इंश्योर करता कि स्टेट गवर्नमेंट पुलिस के ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है वो नहीं एक्सरसाइज कर पाती, यानी कि जो पुलिस को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती, पुलिस को ट्रांसफर्स की धमकी नहीं दे पाती, पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर दबाव नहीं बना पाती। इन सब चीज़ों को इंश्योर करना था स्टेट सिक्योरिटी कमीशन को, और साथ ही में स्टेट पुलिस किस तरीके का परफॉर्म कर रही है, इस परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन भी जो है वो भी स्टेट सिक्योरिटी कमीशन को करनी थी। लेकिन रिपोर्ट में ये मालूम चला कि यूनियन टेरिटरीज में तो स्टेट सिक्योरिटी कमीशन नहीं बनाई गई, बल्कि कई सारी स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने पेपर पर भी यानी कि कागज़ों में भी स्टेट सिक्योरिटी कमीशन लाने की बात तक नहीं की। उसके बाद दूसरा डायरेक्टिव है ये इंश्योर करने का कि किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में जो डीजीपी है उस डीजीपी का टेन्योर कम से कम 2 साल का रहे। 2 साल का रखने का मकसद यही है कि किसी भी तरीके का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उसके ऊपर नहीं हो सके, स्टेट गवर्नमेंट उसे कोई भी डिसीजन लेने के लिए मजबूर ना कर सके। डीजीपी को कम से कम ये मालूम हो कि वो जिस जगह पर काम कर रहे हैं वहाँ पर 2 सालों तक वो काम करते रहेंगे। इस डायरेक्टिव का भी जब मालूम करने की कोशिश की कि क्या ऐसे चेक्स एंड बैलेंसेस इन प्लेस रखे गए हैं, क्या कागजों में वो तरमीमें की गई हैं जिससे इंश्योर किया जा सकेगा कि जो डीजीपी हैं वो मेरिट बेस्ड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से पहले अपॉइंट होंगे, और दूसरी बात कम से कम 2 साल तक एज डीजीपी जिस जगह पर लगे हैं वहाँ पर काम कर पाएंगे। अभी तक ये देखा जाता है कि मेरिट बेस्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस जगह का डीजीपी कौन होगा, सरकारें तय करती हैं। डायरेक्टिव 3 ये था कि पुलिस ऑफिसर्स जो ऑपरेशनल ड्यूटी पे हैं, जैसे कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इंचार्ज जो डिस्ट्रिक्ट के हैं या फिर जो एसएचओ हैं, उन्हें भी कम से कम मिनिमम 2 साल का टेन्योर उनका इंश्योर करना था। वो इसीलिए क्योंकि आप अक्सर जानते हैं कि जब भी कोई मामला बनता है तो पहला फ़ोन एसएचओ को जाता है, फ़ोन जाने के बाद फिर आम लोग शिकायत करते हैं कि जिस तरीके से पुलिस को इस मामले में तहकीकात करनी चाहिए थी, जो कदम पुलिस को उठाने चाहिए थे वो पुलिस ने नहीं उठाए। तो ये इंश्योर करने के लिए कि एसएचओ के ऊपर और बाकी जो सुपरिटेंडेंट पुलिस है उनके ऊपर दबाव ना बनाया जा सके, इसके लिए भी 2 साल का टेन्योर इंश्योर करना था। ये भी देखने को मिला कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में वो भी नहीं हुआ। डायरेक्टिव 4 ये था कि इन्वेस्टिगेशन को लॉ एंड ऑर्डर से अलग करना, यानी कि जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है वही लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी हैंडल कर रही है, इन दोनों पोर्शंस को सेग्रीगेट करना, अलग करना, ये भी एक डायरेक्टिव था। उसके अलावा 5वां डायरेक्टिव ये था कि पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड बनाया जाए, जो कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस के नीचे के लेवल के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उन सभी की ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, प्रमोशन और बाकी जितने भी सर्विस रिलेटेड मैटर्स हैं उन पर डिसीजन लेने की ताकतें रखते हों, और वहीं डीएसपी से ऊपर के रैंक के जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए रिकमेंडेशन कर सकें कि आप इस ऑफिसर को इस जगह पर पोस्ट करें। ये पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड बनना भी ज़रूरी था, ये इंश्योर करने के लिए कि पुलिस इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकती। लेकिन देखने को ये मिला कि मोस्टली जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पर इस डायरेक्टिव का भी पालन नहीं हुआ। अब डायरेक्टिव 6 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर ज़रा गौर फरमाएं। पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी स्टेट लेवल पर, और उसके अलावा
इसी तरीके की कंप्लेंट अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी बननी थी। इसमें कहा गया कि जो पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी है, बनाने का मकसद ये है कि स्टेट लेवल में जो पब्लिक कंप्लेंट्स आती हैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस के ऊपर के रैंक के ऑफिसर्स के खिलाफ कि या तो किसी की कस्टोडियल किलिंग हुई या ग्रीवियस हर्ट या पुलिस कस्टडी में किसी का रेप हुआ, इन या सीरियस मिसकंडक्ट के इल्ज़ाम अगर पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर लगते हैं तो उनकी तहकीकात करने के लिए या ये कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए ये पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बननी थी, ये इंश्योर करने के लिए कि इस तरीके के मामले ना हों। और उसके अलावा डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस के नीचे के रैंक के ऑफिसर्स के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये कमिटीज़ बननी थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये कंप्लेंट अथॉरिटीज़ बननी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ना ही किसी यूनियन टेरिटरी में और ना ही कई सारी स्टेट्स में इस तरीके की कोई भी पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाई गई। जम्मू कश्मीर में तो यहाँ तक हुआ कि जम्मू कश्मीर में ये कहा गया कि यहाँ पर इस तरीके की कोई अथॉरिटी नहीं बनाई जा सकती क्योंकि यहाँ का सिक्योरिटी सिनेरियो डिफरेंट है, और साथ ही में अगर इस तरीके की कोई पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाई जाती है तो कई सारे लोग उसका गलत फ़ायदा उठाएंगे, फॉल्स कंप्लेंट्स लॉन्च करेंगे। और ये कहा गया कि यहाँ पर ऑलरेडी विजिलेंस कमीशन है, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, तो यहाँ पर इस तरीके की कोई पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं है। इस समय सिचुएशन ये है कि ना ही विजिलेंस कमीशन यहाँ पर है, ना ही स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन अब यहाँ पर है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की जुरिसडिक्शन ज़रूर है, लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है। ऐसे में क्या कोई पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी जम्मू कश्मीर में बनेगी? बाकी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में तो बनती नज़र नहीं आई। अब डायरेक्टिव 7 की बात करें, जो आखिरी डायरेक्टिव है, उसमें ये कहा गया कि एक नेशनल सिक्योरिटी कमीशन यूनियन लेवल पर बनाई जाएगी जो एक पैनल डिसाइड करेगा और चीफ ऑफ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को अपॉइंट करेगा जिसका टेन्योर मिनिमम 2 साल का होगा। अब आपको बताते हैं कि ये सारे डायरेक्टिव्स तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिए कि इनका पालन हो ताकि पुलिस में रिफॉर्म आए। ग्राउंड पर हुआ क्या क्या? ये रिपोर्ट ये कहती है कि तहकीकात की ऑन पेपर क्या कुछ हुआ, ये नहीं कि ग्राउंड लेवल पर क्या कुछ इम्प्लीमेंट हुआ, क्या ऑन पेपर किसी भी तरीके की रिफॉर्म लाने की कोशिश की गई। तो ये मालूम चला इस रिपोर्ट में कि किसी भी यूनियन टेरिटरी में किसी भी यूनियन टेरिटरी ने इन डायरेक्टिव्स का पालन नहीं किया, जो कि ये दर्शाता है कि केंद्र सरकार पुलिस रिफॉर्म्स नहीं लाना चाहती। साथ ही में स्टेट्स की जब बात की गई तो ये कहा गया कि 6 ही ऐसी स्टेट्स हैं जो पुलिस चीफ को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइड करती है, यानी कि 2 साल का टेन्योर मुकम्मल करने के लिए उन्होंने कोई बदलाव जो हैं वो कानूनों में लाए हैं। उसके अलावा 7 स्टेट्स ऐसी हैं जो कि इंडिपेंडेंट शॉर्ट लिस्टिंग होने देती है कैंडिडेट्स की डीजीपी रैंक के लिए। उसके अलावा 13 स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने एक इंटरनल मैकेनिज्म बनाया है ताकि जो इंटरनल मैकेनिज्म बनाया है ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग्स पर डिसीजन लेने के लिए। 8 स्टेट्स ऐसी हैं जिनका इम्पार्शियल सिलेक्शन प्रोसेस है ताकि इंडिपेंडेंट मेंबर्स जो हैं वो स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में लग सकें, और 5 ऐसे हैं जहां पर डिस्ट्रिक्ट जो पीसीएस बनाए गए हैं वहां पर इंडिपेंडेंट मेंबर्स अपॉइंट किए जा सकें, इसके लिए उन्होंने कानून बनाए हैं। और केवल 2 ही स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनाई हैं। ये सब कुछ कहा गया। अब मामला है जम्मू कश्मीर का कि जम्मू कश्मीर में क्या कुछ हुआ, क्या पुलिस रिफॉर्म्स लाने के लिए कोई भी कानून कभी लाया गया, क्या पुलिस रिफॉर्म लाने की कोशिश की गई। तो ये मालूम चलता है कि जम्मू कश्मीर में ड्राफ्ट पुलिस बिल 2013 जो है उसे पब्लिक किया गया था फीडबैक के लिए, लेकिन उसके बाद वो कानून कहाँ गया किसी को मालूम नहीं, उसके ऊपर कोई बहस नहीं हुई, उसके बाद ये बिल जैसे गायब ही हो गया। उसके अलावा अब जबकि जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन चुकी है तो इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद क्या केंद्र सरकार सोच रही है कि इन डायरेक्टिव्स के ऊपर जम्मू कश्मीर में सोचा जाए। पहली चीज़ तो ये जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया तो अब जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है। इसके चलते जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट गवर्नमेंट ने एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट के आगे मूव की जिसमें उन्होंने ये कहा कि स्टेट सिक्योरिटी कमीशन और पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी, साथ ही में सेपरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी चीज़ें जम्मू कश्मीर में मुमकिन नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ही जम्मू कश्मीर की सरकार चली गई और ये कहा कि ये सारी चीज़ें जम्मू कश्मीर में मुमकिन नहीं है। कारण क्या दिए गए? स्टेट सिक्योरिटी कमीशन के बारे में ये कहा गया कि आप हमें एग्जेम्प्ट करें क्योंकि जो सिक्योरिटी सिचुएशन स्टेट की है वो पेक्यूलर है।
अब आप खुद ही समझें कि जब बात आती है उन कानूनों की जिन कानूनों से डायरेक्टली जम्मू कश्मीर का यूथ इम्पैक्ट होता है, जिन कानूनों से जम्मू कश्मीर का आम नागरिक इम्पैक्ट होता है, तो बात की जाती है कि जो कानून देश भर में है वही कानून जम्मू कश्मीर में भी होना चाहिए। लेकिन जब बात आती है पुलिस रिफॉर्म्स की, तो जम्मू कश्मीर की सरकार ये कहती है भाई हमें आप एग्जेम्प्ट कर दें, हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी सिनेरियो बिल्कुल पेक्यूलियर है। उसके बाद ये कहा गया कि इस तरीके की बॉडी अगर इस्टेब्लिश की जाती है तो उससे जो कोऑर्डिनेशन है आर्मी का, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का और लोकल पुलिस का, वो जो है वो बिगड़ जाएगा, वो कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाएगा। उसके अलावा ये कहा गया पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी भी यहाँ पर नहीं बन सकती, क्योंकि सरकार ये कहती है कि पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी अगर बनेगी तो इंसर्जेंट्स को एक फोरम मिल जाएगा जहाँ पर वो फॉल्स कंप्लेंट्स लॉन्च करेंगे, जिससे पुलिस जो है वो डिमोरलाइज हो जाएगी। उसके अलावा ये कहा गया कि यही कि स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑलरेडी यहाँ पर है, विजिलेंस कमीशन ऑलरेडी यहाँ पर है और डिपार्टमेंटल सुपीरियर्स हैं, जिसकी बात मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ कि ये चीज़ें अब यहाँ पर है नहीं। पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड के बारे में ये कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया था 2007 में और उसके बाद 2017 में एक और ऑर्डर इशू किया जो पिछले ऑर्डर को सुपरसीड करता था। और इस ऑर्डर में एक कहा गया कि जो ये पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड है उसमें डीजीपी और 9 अदर सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनके पास मैंडेट है कि वो सारी ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, प्रमोशन और जितने भी सर्विस रिलेटेड मैटर्स हैं पुलिस के, उन पर डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन एसपी के रैंक के ऊपर के किसी भी ऑफिसर को अगर आपको अपॉइंट करना है तो उसको लेकर कोई भी ताकत इस बोर्ड के पास नहीं है। केवल डीएसपी के नीचे के रैंक के ऑफिसर्स की ट्रांसफ़र, पोस्टिंग का मामला जो है वो ये बोर्ड डिसाइड कर सकता है। तो ये सिनेरियो है जम्मू कश्मीर में। पुलिस रिफॉर्म्स नीड ऑफ द आवर है, यानी कि हर कोई चाहता है कि पुलिस में रिफॉर्म आए। जो सदियों पुराना कानून चला आ रहा है, जिस तरीके से थानेदार ब्रिटिश एरा में परफॉर्म करते थे, वो आज के समय में ना हो, ये हर कोई चाहता है। लेकिन क्या कोशिशें की जा रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट भी दे दी, जो डायरेक्टिव्स भी लाए, जिससे पुलिस को भी फ़ायदा होगा। कौन पुलिसकर्मी नहीं चाहता कि वो अपना काम ईमानदारी से कर सके, जिसे किसी भी पॉलिटिकल लीडर से फ़ोन ना आए ताकि उसके काम में कोई दखल अंदाजी ना हो। हर कोई चाहता है कि वो अपना काम ठीक तरीके से कर सके। हर कोई चाहता है कि जॉब सिक्योरिटी हो। जॉब सिक्योरिटी ये कि उसे ट्रांसफ़र की धमकी कोई ना दे सके। लेकिन फिर क्या कारण है कि स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं चाहती, और उसके साथ साथ जैसे कि रिपोर्ट ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि इस तरीके के रिफॉर्म्स पुलिस में आए, और अगर रिफॉर्म्स आते भी हैं तो उन रिफॉर्म से जम्मू कश्मीर एग्जेम्प्ट क्यों रहे।